गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रतिस्थापन से संबंधित हैं उनके बारे में अध्ययन करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन में फार्मूला क्या होगा उसको डिराइव करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कितने तरह से हम वर्गीकृत करके यानी उसको बांट करके हम सॉल्व कर सकते हैं कि ये इस टाइप का प्रश्न बना के हल करेंगे। इसी प्रकार से सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए, जैसे प्रतिस्थापन में जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, dx बाई साइन एक्स dx बाई 1 प्लस साइन एक्स रूट में साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स dx। यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले तो हम लोग अगर 1 जोड़ दें और 1 घटा दें तो ऊपर बैलेंस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स dx। क्लियर बच्चों? अब इसे हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे और देखेंगे यहाँ मिलेगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स dx। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स dx। इस प्रकार से हम जो है इसको सिंपली लिख सकते हैं। 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 dx माइनस सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते, देखते जो आएगा वहाँ पे हम सीधे पुट कर देंगे। साइन यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dx बाई अंडर रूट साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। एक्चुअल में बच्चों ये और ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं क्योंकि यहाँ पे वही दिया गया है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई 2 dx। क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे और जो ये रूट है वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। माइनस dx डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। यहाँ पे अब जो है साइन एक्स बाई 2, अगर आप एक्स बाई 2 इक्वल टू टी मान लें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन टी dx लेट एक्स बाई 2 इज इक्वल टू टी। तो dx इज इक्वल टू 2dt। तो यहाँ लिख देंगे 2dt प्लस, इसी तरह से यहाँ मान सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos t dt माइनस, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हर में है। इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए कैसे करते हैं। dx डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई रूट 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स बाई 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने नीचे अगर देखा जाए तो 1 बाई रूट 2 से गुणा किया है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें ऊपर भी 1 बाई रूट 2 से गुणा करना होगा। इसकी वैल्यूज क्या होगी? साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी और टी इक्वल टू क्या है? एक्स बाई 2 प्लस कॉस टी का तो 2 साइन एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई रूट 2। अब देखिए
dx डिवाइडेड बाय, ध्यान से इसको आप देखेंगे, इसे हम जब चाहें साइन कॉस में बदल सकते हैं। साइन ए अगर हम मान लें इसको 1/√2 को, तो ये आता है साइन π/4, तो साइन π/4 कॉस x/2 साइन x/2 कॉस π/4, इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन में बदल जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो इसको लिख देंगे कॉस π/4, तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, क्योंकि ये साइन π/4 हो जाएगा, तो साइन में बदल सकते हैं या कॉस में। तो अगर कॉस में बदलेंगे तो कॉस x/2 माइनस π/4, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा कॉस x/2 कॉस ए कॉस बी, तो कॉस x/2 कॉस बी, कॉस π/4 का मान हो गया 1/√2 प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस होता तो आ जाता है प्लस, फिर इसी प्रकार से देखेंगे तो 1/√2 साइन x/2। क्लियर? अब इसको ऊपर देखते हैं बच्चों, कितना आएगी वैल्यूज इसकी, तो ये हो गया -2 cos x/2 प्लस 2 साइन x/2 माइनस 1/√2, और ये कास है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक x/2 माइनस π/4 dx। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको फिर मानेंगे t, तो लेट सेक नहीं, बल्कि हम सिर्फ क्या मानेंगे x/2 माइनस π/4 इज इक्वल टू t। दिस इम्प्लाइज दैट dx, क्योंकि आएगा 1/2 dx, इसका हो जाएगा 0 इज इक्वल टू dt, तो ये 2 इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2 dt। तो अब ये वेरिएशन क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस जो आपका क्वेश्चन था साइन x dx डिवाइडेड बाई √1 प्लस साइन x इज इक्वल टू -2 cos x/2 प्लस 2 साइन x/2 माइनस 1/√2 सेक t dx इज इक्वल टू 2 dt। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू -2 cos x/2 प्लस 2 साइन x/2 माइनस 1 बाई, तो ये हो जाएगा √2, और सेक t का क्या होता है बच्चों, log ऑफ सेक t प्लस tan t इज इक्वल टू -2 cos x/2 प्लस 2 साइन x/2 माइनस √2, यहाँ पे रख देंगे वैल्यूज, तो log सेक t, और t की वैल्यूज क्या है सेक π/2 माइनस π/4 प्लस tan x/2 माइनस π/4। अब प्लस एक कांस्टेंट c लिख देंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि साइन x अपॉन √1 प्लस साइन x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यूज आई -2 cos x/2 प्लस 2 साइन x/2 माइनस √2 ऑफ लॉग सेक π/2 माइनस π/4 प्लस tan x/2 माइनस π/4 प्लस एक कांस्टेंट c। ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं
जैसे dx बाई 1 प्लस 2 tan x ब्रैकेट में tan x प्लस sec x dx। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कर्णी हटाना, क्योंकि अगर ये कर्णी हटेगी तो ये फलन अपने आप कुछ ना कुछ परिवर्तित होगा जिससे हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो उससे पहले हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी एक्चुअल वैल्यू आएगी क्या। तो आइए देख लेते हैं। 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x sec x dx। क्लियर बच्चों? सिर्फ गुणा कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये लिखें 1 प्लस tan स्क्वायर x तो प्लस tan स्क्वायर x और लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिलकर के 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x sec x dx इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, तो ये वैल्यूज हो जाएगी sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाला फार्मूला बन गया, तो सीधे ये हो जाएगी वैल्यूज sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर और ये आपका रूट रहेगा dx। तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगी sec x प्लस tan x dx। अब हम इसे, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, sec x dx प्लस tan x dx दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गए, तो सीधे हो जाएगा log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस इसका क्या होता है log ऑफ sec x प्लस एक कांस्टेंट c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। एक बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। आइए चेक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x dx। तो इस फॉर्मेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम इसमें से सबसे बड़ी राशि यही है, इसको लेकर के t मानते हुए सॉल्व करेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं लेट e टू द पावर x इज इक्वल टू टी। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले आपको इसे कुछ न कुछ मानना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा u टाइप का। तो पहले आएगा e टू द पावर u, और e टू द पावर u का क्या होता है, e टू द पावर u ही होता है, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। अब जो ये u है, इसमें अगर ये देखेंगे तो e टू द पावर समथिंग है, उसे भी मान सकते हैं। तो e टू द पावर v का क्या होगा, e टू द पावर v ही आएगा। तो इंटू e टू द पावर x इंटू फिर ये जो v आपका मिला है वह क्या है, e टू द पावर x है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। यानी कि जब आप इसे माने हैं t, तो ये पूरी वैल्यू जो है किसके इक्वल हो गई, dt। तो यह इम्प्लाइज करता है इक्वल टू e टू द पावर, यानी ये पूरा क्या हो गया dt। क्लियर। और dt का क्या होता है t प्लस एक कांस्टेंट c, जहाँ t क्या है e टू द पावर x प्लस एक कांस्टेंट c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर बच्चों। तो और भी प्रश्न हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं और कर भी लीजिएगा सभी को। बस ध्यान रखना है कि जब भी कोई प्रश्न आए तो उसे कुछ ना कुछ सॉल्व करिए। ऐसा नहीं कि बस उसको पढ़िए और सोचते रहिए।
कि ये कैसे होगा, तो कुछ नहीं कर सकते आप सिंपली उसको हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि में। 2 फलन 3 फलन या जो भी फलन होंगे किसी एक को लेकर के चलिए, तो कहीं ना कहीं वो आगे आपको बताएगा कि हम सही जा रहे हैं कि गलत। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करते रहिए, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं और देखते हैं, जैसे 2 फलन हों, ठीक है। पहला फलन है f1x इंटू f2x इज इक्वल टू, इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन, तो अवकलन के लिए हम डैश बना दे रहे हैं, प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन। क्लियर बच्चों। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यूज निकालें, दिस इम्प्लाइज दैट f1x इंटू f2 डैश x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा d/dx ऑफ f1x इंटू f2x माइनस f1 डैश x इंटू f2x। क्लियर। अब इसे हम पूरे को इंटीग्रेट करेंगे, पूरे फलन को, तो ये हो जाएगा f1x इंटू f2 डैश x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ f1x इंटू f2x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f1x डैश इंटू f2x dx। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें और कुछ सपोजिशन लें, लेट f1x इज इक्वल टू u और f2x इज इक्वल टू v, f2 डैश x इज इक्वल टू v मान लीजिए, इसको पहला फलन मान लीजिए और इसको दूसरा फलन का जो अवकलन है इसको दूसरा कोई फलन मान लीजिए। तो यहाँ से ज़रा सा देखिए, जब कहीं लिखा होगा d dx ऑफ f1x, इसका अर्थ है कि यह लिखा जाएगा du/dx सिंपली। और यहाँ से अगर आप f2x की वैल्यूज निकालेंगे तो तभी होगा, चूँकि ये अवकल गुणांक है तो इसका मान निकालने के लिए हमें समाकलन करना होगा, तो दोनों तरफ इसको हम समाकलित कर देंगे dx, ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ v dx ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। अब ये वैल्यूज को उठा करके पुट कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u, ये हो गया v dx इज इक्वल टू, अब देखिए जब डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं किसी सिस्टम पे और उसी का इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं तो 2 बार ऐसे ले लीजिए, जैसे साइन x को एक बार डिफरेंशिएट करिए, क्या होगा, ये हो जाएगा cos x, फिर इसको इंटीग्रेट भी कर दीजिए, तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब हुआ इसको इंटीग्रेट करना और ये क्या हो जाएगा साइन x। इसका अर्थ है कि अगर हम एक ही फलन पे दोनों संक्रियाओं यानी दोनों ऑपरेशनों का इस्तेमाल करेंगे, अवकलन का भी और समाकलन का भी, अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले अवकलन कर रहे हैं कि पहले समाकलन, ठीक है, तो वह एक दूसरे को कैंसिल करता है और वह उसी फलन के इक्वल होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज आई वह हो जाएगी f1x यानी कि क्या है u, f1x क्या माने हैं आप u, f2x तो देखिए f2 डैश x भी है और f2x क्या है इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस, इसी तरह से यहाँ देखेंगे इंटीग्रेशन f1 डैश x दैट इज du/dx और ये तो v ही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dx और विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसे हम फार्मूले की तरह देखेंगे और इसे हम खंडशः समाकलन का सूत्र कहते हैं। और ये कहता है कि 2 फलन u और v के गुणनफल का समाकलन बराबर होता है u फलन v का समाकलन माइनस u का अवकलन तथा v के समाकलन के गुणनफल का समाकलन। क्लियर बच्चों।
इन दोनों के प्रोडक्ट का जो इंटीग्रेशन है वह इसके इंटीग्रेशन और u के प्रोडक्ट के बराबर है तथा इसके इंटीग्रेशन और इसके डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन के इक्वल है माइनस के साथ। अब इसे खंडशः समाकलन क्यों कहते हैं? ऐसे बहुत सारे फलन आएंगे जिसमें दो फलन ऐसे होंगे कि हम प्रतिस्थापन करके बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम उन्हें किसी एक को लेते हुए किसी दूसरे को अलग फलक मानते हुए हम इस सूत्र की सहायता से इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर जब इस तरह से तो cos x को मानने पर भी ये बदलेगा नहीं, x को भी कुछ माने तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हमें इसे खंडशः दो खंड बनाएंगे या दो से अधिक खंड भी बना करके हल करेंगे जैसा प्रश्न में आएगा। तो यहाँ पे सिंपली दो फलन है, तो अब इसे पहला दूसरा मानते हुए करेंगे, लेकिन इसके लिए पहला और दूसरा किसे माने ये भी महत्वपूर्ण है। अभी जो फार्मूला आपने देखा वह था इस प्रकार से, ठीक है जी। इसका अर्थ क्या है? इसमें सिंपली जो दूसरा फलन मानेंगे उसे तुरंत इंटीग्रेट करना है सूत्र में, तो हमें उसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। इसके लिए वर्गीकरण किया गया है और आइलेट शब्द जो है बना हुआ है, इससे फलनों को हम वर्गीकरण करेंगे। जैसे पहले तो ये समझ लें ये क्या है। आई से इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जो प्रतिलोम वृत्तीय फलन होंगे, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस प्रकार से जो भी फलन होंगे अगर वो कहीं दिखेंगे तो सदैव पहला फलन उसे मानेंगे। क्लियर? इसके बाद है लॉगरिथमिक लघुगणकीय फलन, जैसे log x है, log x का स्क्वायर है, log e टू द पावर x है, ऐसे कुछ होंगे। तो जिस प्रकार से आएंगे उसको हम करेंगे। तो पहले तो अगर ये है तो इसको पहला मानेंगे, अगर ये नहीं है तो अगर ये आता है तो पहले इसे मानेंगे। क्लियर? इसके बाद ये है एल्जेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन, एक्स क्यूब है, ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह के जो आएंगे उसे हम एल्जेब्रिक कहते हैं। ये है ट्राइगोनोमेट्रिक, त्रिकोणमितीय फलन जो होंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन एक्स, कॉस एक्स, इस प्रकार से आएंगे। और ई से एक्सपोनेंशियल है, ई टू द पावर एक्स टाइप का हो, इस प्रकार से जो आएंगे उसी क्रम में हम मानेंगे। तो इस आधार पे अगर आप देखें तो यह जो है एक्स है एल्जेब्रिक और कॉस एक्स क्या है? ट्राइगोनोमेट्रिकल है, अर्थात इसे पहला और इसे दूसरा इसी क्रम में मानेंगे। ये पहला, अगर ये नहीं है तब ये पहला, अगर ये नहीं है तब ये पहला, इसके क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपका पहला और ये हो गया दूसरा, अर्थात u मान लिए आप x को और v मान लिए आपने v को, cos x को। तो अब फार्मूले का उपयोग करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट x cos x dx इज इक्वल टू पहला फलन यानी कि x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x माइनस पहले फलन का अवकलन, तो x का x के सापेक्ष अवकलन हो गया 1 इंटू साइन एक्स तो रहेगा ही, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन लिखना है v dx, यानी v dx यहाँ भी है, v dx यहाँ है, तो साइन x dx इट इज इक्वल टू x साइन x प्लस, क्योंकि साइन x का इंटीग्रेशन होता है प्लस cos x प्लस ए कांस्टेंट c। क्लियर बच्चों? इस प्रकार से अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हम लोगों ने इस सूत्र का केवल एक बार ही प्रयोग किया है। ठीक है? ये जो आपको मिला खंडशः समाकलन का जो सूत्र है उसे आप एक बार ही प्रयोग किए हैं।
और इस प्रकार से दूसरी बार में अगर यक्स स्क्वायर होता, यक्स क्यूब होता तो 3 बार प्रयोग करना पड़ता, यक्स के पावर 4 होता तो 4 बार प्रयोग करते। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते जाएंगे। तो इसी क्रम में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो कुछ ऐसे फलन जो 1 बार, 2 बार या 3 बार इस प्रकार से खंडशः समाकलन का प्रयोग किए जाएंगे।